हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे जो जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज। वो यहाँ आए हुए भारत यात्रा पे 2-3 दिनों के लिए। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि उनके आने से भारत और जर्मनी में किस तरह की व्यापार की हमारी कदम होगी और हमारी भारतीय कंपनियों पर यहाँ के निवेश सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा और साथ ही भारत की इकोनॉमी पर भी क्या असर पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही इन दोनों के रिश्तों पर भी बात करेंगे। तो यही आज की जो बात होगी इसी पे होगी। और भारत जर्मनी को एक भरोसेमंद और पसंदीदा साझेदार मिली है। तो अभी जिस तरह से जो वहाँ के जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, जिस तरह से भारत में के प्रधानमंत्री होते हैं उसी तरह से जर्मनी के चांसलर होते हैं और उन्हीं के हाथों में पूरी शासन वगैरह होती है। तो वहाँ के जो फ्रेडरिक मर्ज हैं वो भारत के प्रधानमंत्री से गुजरात के अहमदाबाद के या गांधीनगर बोल सकते हैं, वहाँ पे वो मिले हैं और यहाँ पे इन दोनों की मुलाकात हुई है। साथ ही उनकी जो भारत और एशिया में यह पहली आधिकारिक यात्रा है। ऐसे कहे तो उनकी एशिया की यात्रा में ये पहला देश है भारत से ही उन्होंने स्टार्ट किया है। साथ ही चांसलर जो मर्ज है भारत में 12-13 जनवरी मतलब 2026 12-13 जनवरी तक रहेंगे और पीएम मोदी ने उन्हें साबरमती यात्रा में स्वागत किया है और साथ ही महात्मा गांधी को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। साथ ही बहुत सारे कार्यक्रम भी हुए थे और काफ़ी अच्छी स्वागत भी की गई थी वहाँ के चांसलर को। अब राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग पर भी जोर दिया गया है। जो वहाँ के चांसलर हैं उन्होंने भी भारत को काफ़ी धन्यवाद किया है और साथ ही एक अच्छा साझेदार मिला है, ऐसी बात उन्होंने कही है। साथ ही दोनों नेताओं ने ये भी कहा है कि भारत जर्मनी के रिश्ते साझा मूल्यों और गहरे विश्वास पर आधारित है। दोनों देशों ने कहा है कि वे वैश्विक मुद्दे पर एक साथ काम करना चाहते हैं, जैसे शांतिपूर्ण विश्व और सुरक्षा के साथ वो काम करना चाहते हैं। अब यहाँ जो इस तरह की यात्रा है तो भारत में किस तरह की डील हुई है, तो अब पहले इस पे बात करते हैं। भारत में जो डील हुई है काफ़ी प्रोग्रेसिव है और काफ़ी अच्छी चीज़ों पर डील हुई है जो हमारे इंडिया की फ्यूचर को अच्छा करेगा। तो पहला है व्यापार और निवेश में को बढ़ाना। जो जिस तरह से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर सहमति बढ़ाई गई है कि जर्मनी और भारत दोनों मिलकर एक दूसरे के देशों में द्विपक्षीय व्यापार पर सहमति जताई गई है। साथ ही जर्मनी कंपनियों का भारत में निवेश करने का भी जर्मनी ने वादा किया है कि वहाँ की कंपनियाँ भारत में निवेश करेगी। टेक्नोलॉजी सहयोग, सेमीकंडक्टर और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो जर्मनी है वो यूरोपीय कंट्री है और वो यूरोप के जो यूरोपीय संघ होता है EU, वो उसका सदस्य है और उसमें लगभग 27 कंट्री है। 27 कंट्री में एक तरह से यूरोपियन देश है, तो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो भी वेस्टर्न तरीके से एकदम मॉडर्न वेस्ट है। अगर हमारी जिस तरह सेमीकंडक्टर पर बात हुई है तो सेमीकंडक्टर ये वही सेमीकंडक्टर है जिसकी वजह से चाइना हम पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालता रहता है, जिसकी वजह से कुछ दिन पहले भी न्यूज़ चल रही थी कि उसकी वजह से हमारी भारतीय जो टेक कंपनी है और जितने भी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हमारी डेवलपमेंट रुकी हुई थी और चाइना खुद जो सेमीकंडक्टर से चिप के बनाने की जो तकनीक होती है उसमें आगे बढ़ रहा था और भारत उस टाइम रुका हुआ था। तो इस वजह से जो है चाइना कभी कभी इसको लेकर भारत पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध लगा देता है सेमीकंडक्टर को लेकर। लेकिन अब जर्मनी के साथ साझेदार बढ़ने से हमारे सेमीकंडक्टर मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही इंडस्ट्रियल जो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वाली टेक्नोलॉजी, यूरोपियन टेक्नोलॉजी वो भी हमारे देशों में आएगी। ग्रीन एनर्जी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इस टाइम जो है वर्ल्ड लेवल पर पूरी तरह से जो क्रूड ऑयल पर जिस तरह से निर्भरता बढ़ी हुई है भारत की, इससे पर निर्भरता कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी को काफ़ी बूस्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि
इसमें आती है जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और जितने भी तरीके से जो नेचुरल एनर्जी होती है उस पर काम किया जाता है। ग्रीन एनर्जी पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे काम किया जाएगा, साथ ही क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट पर भी काम किया जाएगा। उसके बाद सप्लाई चेन सहयोग, जिस तरह से चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाता है कि वो बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है और पूरे वर्ल्ड में वो सप्लाई करता है, तो उसका एक सप्लाई करने का चेन बना हुआ है। इसी तरह भारत इस तरह की स्ट्रेटजी को अपना रहा है कि वो भी इस नए जो विदेशी कंपनी है वो उसके देश में निवेश करे और यहाँ पर वो बनाकर पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करे, ताकि भारत जो है चीन की पर निर्भरता कम हो और भरोसेमंद सप्लाई चेन भी खुद एक भारत भरोसेमंद सप्लाई चेन के रूप में वो उभरे। और उसके बाद बातचीत की दिशा, और ये तो थी कि अभी तक जो डील हुई है, जिस पर बात हुई, इन फ्यूचर जिस पर बात होने को है कि इस पर भी बात होने वाली है, तो वो सब अब देख लेते हैं। इस पर अभी पक्का कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन ये इन फ्यूचर हो सकता है और इस पर भी बात चल रही है। उसमें है यूई और ईयू और इंडिया एफटीए, मतलब जो यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन जिसको बोलते हैं, और इंडिया की बीच को जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब मुक्त व्यापार जो संधि होती है, वो ये अभी नहीं हुआ है क्योंकि जर्मनी अकेले नहीं कर सकता भारत के साथ ये संधि। उसमें 27 कंट्री हैं यूरोपियन संघ में, और वो 27 कंट्री की सहमति पर ही भारत जो है किसी भी यूरोपियन कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है। इसलिए जर्मनी इसका सिर्फ समर्थन करता है और एक समर्थित जो है पक्ष बना चुका है जो है जर्मनी। लेकिन यह भारत और यूरोपीय कंट्रियों का स्तर का मुद्दा है जो उसी मंच पर किया जा सकता है, ये जर्मनी और भारत की मामला नहीं है। अब यहाँ पे एमएसएमई सहयोग, एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेज हैं, जो भारत के छोटे और माइक्रो छोटे मोटे जो मध्य स्तर के जो उद्योग हैं उसको बोलते हैं एमएसएमई। एमएसएमई को विदेशी निवेश से जोड़ने की भी बात हुई है और साथ ही अभी फ्रेमवर्क इस पर स्तर बनाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात की गई है जिसमें निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने पर चर्चा की गई है कि भारत में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे रोड और जितने भी बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, ताकि जो विदेश कंपनी वो यहाँ पे विजिट करे, इसके लिए भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होनी चाहिए। इसके लिए भारत में जो योजनाएं चलाई जा रही है यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए, वो है पीएम गति शक्ति, जिसकी वजह से बड़े बड़े हाईवे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े सड़क, बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं। वो इन्हीं सब कारणों से, ताकि वह बाहरी जो विदेशी कंपनी है वो यहाँ पर विजिट करे और यहाँ पर वो अपनी निवेश करे भारत में। साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, स्मार्ट पोर्ट्स, ताकि वो समुद्री जो परिवहन होता है उसको बढ़ावा दिया जा सके। अब हम देखते हैं कि भारत को इससे प्रॉफिट और भारत में क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो पहला है प्रॉफिट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो एफडीआई है। मतलब एफडीआई का अर्थ होता है कि जो भारतीय कंपनी या फिर जो विदेशी कंपनी बिना किसी झंझट के या फिर किसी अन्य कारणों से वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सके किसी दूसरे कंट्री में। भारत में एफडीआई का क्या भूमिका है? इससे क्या होगा कि जो वहाँ की नई टेक्नोलॉजी है, जो नए रिसर्च हैं, वो हमारे भारत में आएंगे। साथ ही भारत में कि वो अगर विदेशी कंपनी भारत आएगी तो वो पूंजी भी लेके आएगी, जिससे भारत की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। और इससे मेक इन इंडिया और एफडीआई में क्या संबंध है? तो एफडीआई जो पूंजी लेके आएगी, वो यहाँ क्या होता है कि मेक इन इंडिया को कभी फंड की कमी पड़ जाती है, तो इससे इस फंड को पुराया जा सकता है, इसकी आपूर्ति की जा सकती है। साथ ही मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दिया जा सकता है इसके थ्रू, क्योंकि ये आएगी तो इंडिया में अपनी वस्तुएं बनाएगी और पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक्सपोर्ट करेगी, तो इससे भारत की
जो मेक इन इंडिया को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही वो रोज़गार का सृजन भी होगा अगर नई कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। और एफडीआई से लाभ है कि उससे नई इसी तरह के लाभ होंगे। और चुनौतियों की बात करें तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ की लोकल्स और जितने भी मध्यम मध्यम जो मीडियम उद्योग है उस पर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अब वैश्विक सप्लाई चेन की बात करें तो वैश्विक सप्लाई चेन जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन इस पर भारत काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से चाइना अपनी एक्सपोर्ट करना और मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है और उसका भी सप्लाई चेन बहुत बड़ा है, उस पर भारत की चाइना +1 स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। और भारत की भूमिका है कि इसमें भारत की भी भूमिका बढ़ेगी, क्योंकि वो वर्ल्ड लेवल पर अपनी जो जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सपोर्ट करने में और इससे वर्ल्ड लेवल पर ये जैसे चाइना उभर रहा है आर्थिक रूप से, वैसे भारत की भी भूमिका बढ़ेगी। साथ ही सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स भी भारत में आएंगे। और एमएसएमई और निवेश, इसे अगर निवेश होता है एमएसएमई को विदेशी निवेश से भी लाभ होगा, क्योंकि यहाँ के जो छोटे और मध्यम जो उद्योग हैं उसके साथ वो यहाँ पे अगर विदेशी कंपनी पार्टिसिपेट करती है तो इनको भी फंड मिलेगी और ये दोनों मिल के काम करेंगे तो और भी ज़्यादा लाभ होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि वो बाहर से आएंगे तो नए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, जिससे इनको ये सारी टेक्नोलॉजी की आपूर्ति हो जाएगी। साथ ही जो रोज़गार और स्टार्टअप भी बढ़ेंगे। और एमएसएमई की समस्या यही है कि इनके आने से जो विदेशी कंपनी आएगी तो इन पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार को कुछ समाधान को एमएसएमई और जो उसके बाद इनको दोनों को लिंक करके चलना पड़ेगा। जो विदेशी कंपनी आते हैं और ये यहाँ के छोटे और मध्यम जो कंपनियां हैं, इन दोनों को संतुलन बनाना पड़ेगा सरकार को। साथ ही ग्रीन इन्वेस्टमेंट जो हुआ है, ग्रीन हाइड्रोजन पे इन्वेस्टमेंट होगा और इससे रीन्यूएबल एनर्जी भी बढ़ेगी। जैसे इस तरह की जो जल से जो एनर्जी बनाई जाती है, साथ ही जो हवा से और जितने भी भाप से और भी बहुत सारे एनर्जी नेचुरल एनर्जी बनाई जाती है, तो इस पे बूस्ट किया जाएगा। जलवायु विद क्लाइमेट फाइनेंस इस पे बढ़ेगी भारत की। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारी इन फ्यूचर के लिए जो हमारी प्रकृति को बचाना ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब डिजिटल व्यापार और टेक में निवेश से इससे क्या फ़ायदा होगा कि डिजिटल इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी। जिस तरह से अभी वर्ल्ड लेवल पर डिजिटल की ओर सारे कंट्री आगे बढ़ रहे हैं, इससे भारत भी जो यूरोपियन कंपनी की तुलना में वो आगे बढ़ पाएगा। सेमीकंडक्टर की आने से भारत और की चीन पर निर्भरता कम होगी और भारत में इससे सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा। एआई और 5G की दुनिया में जिस तरह से यूरोपीय कंट्री आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह भारत भी आगे बढ़ने में सक्षम हो पाएगा। साथ ही साइबर सुरक्षा को भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। भारत आखिर जो विदेशी कंपनियां हैं उसके लिए आकर्षण का क्या केंद्र है भारत में, तो सबसे पहले तो यहाँ जनसंख्या लाभ है, क्योंकि इतनी सारी जो जनसंख्या है वो यहाँ पे और उसके कारण बाज़ार भी बहुत बड़ा है। इन फ्यूचर जो है हमारी जितने भी यूरोपीय कंट्री का है उसका सबसे बड़ा बाज़ार भारत है, क्योंकि भारत में जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, जिससे यहाँ पे कंज्यूमर की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। और राजनीतिक अस्थिरता भी है, अभी प्रेजेंट में तो स्थिरता बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इससे रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं हर क्षेत्र में, जैसे रोड और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इसमें रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। नकारात्मक प्रभाव और चुनौतियाँ क्या होने वाली है, इससे डोमेस्टिक कंपनियों पर दबाव पड़ेगा। सीमित वैल्यू एडिशन, मतलब जो कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि वो अपनी नए प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी और नए रिसर्च को वो इन देशों में नहीं लाना चाहते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि अगर यहाँ पे हम अपनी नई जो अगर टेक्नोलॉजी लाएंगे तो ये ज़्यादा डेवलप कर जाएगा, इस वजह से वो नहीं लाते।
तो और लाभ का विदेश जाना ये भी एक समस्या है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को अनिवार्य बनाना। मतलब सरकार को ये शर्त रखनी चाहिए कि जितने भी विदेशी कंपनी है वो अपने नए और रिसर्च और जितने भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो उसके साथ अनिवार्य कर दे कि वो उसके साथ ही वो यहाँ पे निवेश करेंगे। साथ ही एमएसएमई और एमएनसी का लिंक बढ़ाना, मतलब जो यहाँ के छोटे और मध्यम जो उद्योग हैं और उसके साथ जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी को इन दोनों को लिंक करना होगा। ये लिंक कैसे होगा कि वो इसके साथ मल्टीनेशनल कंपनी के साथ शर्त रखेंगे कि वो जो है इन छोटे और जो मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं इनसे अपने पार्ट पुर्जे यहाँ से खरीदे और जो भी वस्तु बनाना है उसके लिए जो भी छोटे सामान और जितने भी कच्चे माल हैं वो इन कंपनियों से खरीदे। जिससे क्या होगा कि इनकी भी इकोनॉमी बूस्ट होगी, ये भी आगे बढ़ेंगे और इनके साथ ये भी आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारी संतुलन इन दोनों के बीच बनी रहेगी। स्किल इंडिया के साथ तालमेल। अब यहाँ पे एक समस्या क्या है कि जो वहाँ से बाहरी कंपनी आएगी तो हमारी बहुत सारी जो हमारी बहुत जनसंख्या है वो अनस्किल्ड है, मतलब यहाँ की स्किल्ड लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अब भारत जो है ये इन निवेश करने वाले कंपनियों के साथ ये शर्त रखेगी कि वो अपनी जो स्किल सेंटर खुद खोले और वो खुद यहाँ की जनसंख्या को स्किल्ड करे पहले, फिर वहाँ यहाँ की जनता को रोज़गार दे। जिससे क्या होगा कि भारत पे इतना दबाव भी नहीं पड़ेगा यहाँ की सरकार पे और यहाँ की जनता रोज़गार भी होगी और स्किल्ड भी हो जाएगी। साथ ही ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस। यहाँ की भारत में एक प्रॉब्लम है कि जो यहाँ की सरकार है उनका जो टैक्स सिस्टम है वो काफ़ी जटिल है, तो इसको आसान करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही जो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड में भी सुधार करना है। इन सब में सुधार करेगी तभी जो है वहाँ बाहरी जो विदेशी कंपनियाँ हैं वो निवेश करने पर आगे आएगी। अब पीएलआई योजना को भी मजबूती मिलेगी इससे, क्योंकि पीएलआई योजना का यही मतलब होता है कि जो किसी तरह से भी विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना, उनको देश में के यहाँ पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। इससे इस योजना को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। निष्कर्ष यही है कि जो भारत जर्मनी की बैठक और व्यापार और निवेश, तकनीकी और ग्रीन ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण ये कदम उठाया गया और भारत जर्मनी को भरोसेमंद साझेदार, जो जर्मनी भारत को एक भरोसेमंद और एक फ्यूचर में एक अच्छा साझेदार मान रहा है, जबकि भारत को जर्मनी से उन्नत तकनीक और निवेश मिलेगा। यह मुलाकात जो है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत को काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगी। इससे भारत की भूमिका वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी ब्रॉड होगी। तो अगर रिश्ते की बात करें तो जर्मनी जो है पहले जब हमारी इंडिया 1947 में आज़ाद हुई थी तो उस टाइम भी जर्मनी जो है अपनी वर्ल्ड वार 2 से उभरा था और उसके बाद जो है भारत और जर्मनी की जो रिश्ता है वो उस टाइम से थोड़ी बहुत सही रही है। उसके बाद जब 2000 के बाद से भारत और जर्मनी की रिश्ता थोड़ी अच्छी हुई है। तो यही थी आज की न्यूज़ पूरी। आई होप समझ में आई होगी। थैंक यू।